अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक ऐसी लड़की की दास्तान सुनानी है जिसने एक गैर मर्द पर भरोसा करके अपनों को बर्बाद कर दिया। निगत मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। हम शुरू से ही एक स्कूल में पढ़ती थीं। निगत के वालिद बहुत गरीब थे, इसलिए उसने बीए के बाद एक सिलाई सेंटर में दाखिला ले लिया और सिलाई कढ़ाई सीखने में मशगूल हो गई। मैंने बीए के बाद लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मुझको वकील बनने का बेहद शौक था। इंसान शौक के मुताबिक मेहनत करे तो ज़रूर कामयाबी हासिल कर लेता है। मैं भी एक अच्छी वकील बन गई, जबकि निगत सिलाई कढ़ाई में माहिर हो गई। इस दौरान निगत एक लड़के साजिद में दिलचस्पी लेने लगी, मगर मैंने उस तरफ ध्यान न दिया। बहुत बार इसरार करने पर मैंने उस जानिब तवज्जो दी तो उसने कहा कि तुम उससे मिलो, वो बहुत अच्छा लड़का है। मैंने उसको तुम्हारे बारे में बता रखा है, तुम मेरी बहुत अच्छी और गहरी दोस्त हो। उसके कहने पर मैं साजिद से मिलने गई, महज इसलिए कि कहीं वो किसी गलत शख्स के हत्थे न चढ़ जाए और मैं उसको वक्त से पहले रोककर बर्बादी से बचा सकूं। साजिद दिखने में खूबसूरत था, मगर आवारा सा लगता था। मैंने उससे बात की तो वो मुझे अच्छा ना लगा। अजीब बातें करता रहा और हर आती जाती लड़की पर ललचाई नजर डालता रहा। उसके ऐसे तर्जे अमल को देखकर मुझे धचका लगा। वो कुछ मायूब बातें कर रहा था। जब हम घर आए तो मैंने निगत से कहा कि तुम मुझसे मिलती हो। वो बोली, ये बहुत अच्छा लड़का है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैंने कहा, यह लड़का नहीं मर्द है, और देखो तुम मेरी दोस्त हो इसलिए सही बताऊंगी कि साजिद मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो बहुत आवारा सा इंसान है। वो हर आती जाती लड़की को मैली नजरों से देख रहा था। उसने हमारी मौजूदगी का एहसास ना किया। निगत को बुरा लगा, कहने लगी, तुमको गलत फहमी हुई है। वो हरगिज ऐसा नहीं है, वो सिर्फ मुझको हासिल जिंदगी समझता है। वो खफा होकर अपने घर चली गई, मगर मेरे दिल में ना जाने क्यों एक डर सा बैठ गया कि मेरी दोस्त जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना कर ले। एक दिन वो हमारे घर आई। उस वक्त मैं रसाला पढ़ रही थी। वो मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, कहो। मैंने रिसाला एक तरफ रख दिया। मेरी खाला लाहौर से आई हैं और अम्मी उनके बेटे से मेरे रिश्ते की बात करना चाहती हैं। उनके बेटे का नाम जफ़र है। वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे देखकर मेरे अंदर आग सी लग जाती है। मैं साजिद को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। मैंने कहा, निगत तुम पागल हो गई हो, ये दुनिया बहुत जालिम है। तुम सीधी सादी लड़की हो और साजिद को ज़्यादा जानती भी नहीं हो। तुम्हारे घर वाले जो फैसला करें खुशी से मान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। साजिद की बातों में मत आओ, वो जरूर तुमको धोखा देगा। तुम जो भी कहो, मगर मैं उसको बुरा नहीं समझती। वो और नाराज होकर अपने घर चली गई। कुछ दिनों बाद मालूम हुआ कि निगत की शादी हो रही है जफर के साथ। मैं बहुत खुश हुई कि मेरी दोस्त ने मेरी बात मान ली और अपने घर वालों की भी, कि इस रिश्ते को कबूल कर लिया। अभी मैं ये बात सोच ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो मैंने निगत को पाया। वो बहुत परेशान लग रही थी। अंदर आओ, क्या हुआ तुम्हें, सब खैरियत तो है? निगत ने कहा कि मैंने एक फैसला किया है और अगर तुम मेरी सच्ची दोस्त हो तो तुमको मेरा साथ देना होगा। मैंने कहा कि कुछ बताओ तो, आखिर तुमने क्या फैसला किया है? वो बोली, मैं साजिद से शादी करने जा रही हूँ और तुम्हें उसके साथ शादी करने में मेरी मदद करनी पड़ेगी। वो भी मुझसे ब्याह करने को तैयार है और हम भागकर ये शादी कर रहे हैं। तुम अपने वालदैन को राजी कर लो। मैंने उसे कहा, मेरे वालदैन कभी राजी ना होंगे और वो अपने वालदैन को मना लेगा तो क्या तुम हमारा साथ दोगी? ये सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। तुम पागल तो नहीं हो गई हो निगत? ये क्या कर रही हो? तुम्हारे बूढ़े वालदैन इस सदमे को कैसे बर्दाश्त करेंगे? और तुम्हें बदनामी की भी कोई परवाह नहीं है। मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी और अब तुम यहां से चली जाओ। मैं तो तुमको जितना समझा सकती थी समझा चुकी। मैं अब नहीं समझ सकती, मैं उसे छोड़ नहीं सकती। हम बहुत आगे जा चुके हैं। जब उसने ये कहा तो मेरे मुंह से निकला, तो फिर भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा साजिद। तब वो ये कहकर कमरे से निकल गई कि मेरा जो दिल कहेगा मैं करूंगी, खुदा हाफिज। उसके जाने के बाद मुझे अफसोस हुआ कि मैंने कुछ ज्यादा ही सख्त लहजा इख्तियार कर लिया। वो मेरी दोस्त थी, ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए था। यकीनन नाराज हो गई होगी। मेरे रवैये में क्यों तलखी आ गई? ये सोचते सोचते शाम हो गई कि उसकी अम्मी हमारे घर आईं
और मेरी अम्मी से पूछने लगी कि अंबर कहाँ है। अम्मी ने जवाब दिया वो अपने कमरे में है। खैर तो है बहन, क्या हुआ? खाला जी काफ़ी परेशान थी और घबराए हुए लहजे में बोल रही थी, वो निगत सुबह से गई हुई है और अब शाम होने को आ गई है, अभी घर नहीं आई। सोचा कि जाकर अंबर से पूछूं, शायद दोनों साथ गई हूं, कुछ उसे मालूम हो। ये बात सुनकर मैं बाहर आ गई अपने कमरे से और मेरे दिल ने खतरे की घंटी बजा दी कि निगत जो सोच रही थी वो कर गुजरी है। आंटी वो निगत, क्या हुआ? कुछ बोलो, वो बेसब्री से पूछने लगी। मेरे हलक से अब आवाज नहीं निकल रही थी। बिलाखिर हिम्मत करके बताया कि शायद वो साजिद के साथ चली गई है, क्योंकि मुझे कह रही थी कि जफर से शादी नहीं करूंगी और साजिद को नहीं छोड़ूंगी। लगता है वो जरूर उस शख्स के साथ भाग गई है। ये सुनकर जैसे उसकी मां पर बिजली गिर गई हो। उन पर एक सकते का आलम छा गया। वो बेसुध होकर फर्श पर गिर गई। अम्मी और मैंने उनको बैठाया, पानी पिलाया और मेरी वालिदा ने उनको तसल्ली देने की कोशिश की, मगर उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हम उनको उनके घर छोड़कर आ गए। जब उसके वालिद को पता चला, वो इस सदमे को ना सह सके और हार्ट फेल हो गया। वो खालिक के हकीकी से जा मिले, क्योंकि जफर के हमरा निगत की शादी के कार्ड भी बांटे जा चुके थे। अपनी बदनामी के खौफ से उन्होंने इस दुनिया से रुखसत इख्तियार कर ली, जबकि निगत की अम्मी की हालत बुरी हो गई। मैंने सोचा कि क्या वाकई वो इतनी खुदगर्ज थी कि एक शख्स की खातिर अपने प्यार करने वाले वालिदैन को छोड़ दिया। मैं तुमको कभी माफ नहीं करूंगी, मैंने दिल ही दिल में उसको मुखातिब किया। इस वाक़े को 1 साल का अरसा गुजर गया और मेरी उससे कोई मुलाकात, कोई राबता ना हो सका। वो ना जाने किस दुनिया में खोकर रह गई थी। मैंने दिल से उसे भुलाया ना था। हर पल उसकी फिक्र रहती, दुआ गो रहती कि वो जहां हो खुश हो। एक दिन ऑफिस में बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कहा, कौन है, अंदर आ जाए। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि सामने निगत खड़ी थी। मैं हैरत से उसे तक रही थी। वो बोली, अंबर मेरी दोस्त, क्या मुझसे बात नहीं करोगी? किस लिहाज से दोस्त कहती हो? बज़ाहिर खफा होकर मैंने उससे कहा, एक शख्स की खातिर तुम मुझे और अपने वालिदैन को छोड़कर चली गई, और बताओ इतने अरसे से तुम कहाँ रही? खबर भी है तुमको तुम्हारे घर वालों पर क्या बीती है? मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझसे बड़ी गलती हो गई। साजिद ने मेरे साथ बेवफाई की, उसने मुझे बर्बाद कर दिया। तुम ठीक कहती थी कि वो आवारा है, मगर मैंने तुम्हारी कोई बात न मानी और उसके वादों पर अंधी होकर अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ भाग गई। क्या तुम बताओगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ जो अब तुम इस हाल में हो? गुस्सा पीकर मैंने कहा, मुझ पर खफा ना हो, गलती इंसान से हो जाती है, मुझसे भी हुई। तुम्हारे समझाने से मैं न समझी तो मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन मेरे घर वालों ने भी एहतजाज के बावजूद मेरी ना मानी, जिसका नतीजा उनको भुगतना पड़ा। अगर मेरा इंतखाब गलत था, उसकी छानबीन करते और मुझे कायल करते। मैं नहीं जानती थी, वो तो जान सकते थे, मगर उन्होंने उससे मिलना गवारा ना किया, उसके बारे में जानने की जहमत ना की। तुम अभी तक अपनी गलती की तलाफी ढूंढ रही हो। मैंने तुमको आगाह कर दिया था, रोका भी था, साजिद से मिलकर अंदाजा कर लिया था कि ये किस कुमाश का इंसान है, फिर भी तुम शिकवा करो तो बेजा है। वो सख्त परेशान थी, मजीद परेशान हो गई। तब मैंने कहा, अच्छा अब बताओ तो सही हुआ क्या है? तुम बहुत खस्ता हाल लगती हो। जब मेरे एहतजाज पर किसी तौर घर वाले ना माने तो मैंने साजिद को आगाह किया कि मेरी जफर से शादी हो रही है और अब ये शादी टल नहीं सकती। तुम बताओ क्या करें? वो बोला, फिक्र करने की बजाय अमल करो, और ये बहुत आसान है। घर वालों को छोड़ो और मेरे पास आ जाओ। कल सुबह हम ये शहर छोड़ देंगे, फिर हमें कोई ढूंढ ना सकेगा। हम निकाह कर लेंगे। कुछ अरसे बाद तुम अपने वालिदैन को मना लेना, वो तुम्हारी खातिर जरूर मान जाएंगे और मैं भी अपने वालिदैन को मना लूंगा। लेकिन ये वक्त हाथ से निकल गया तो फिर लौट कर ना आएगा। मैं सुबह अम्मी से ये कहकर निकली कि अंबर के साथ बाजार जा रही हूँ। घर से निकलते वक्त अम्मी की नजरें बचाकर कुछ जोड़े और जेवर जो अम्मी ने मेरी शादी के लिए बनाकर रखा था, सब उठा लिया। रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो साजिद वहां मेरे इंतजार में खड़ा था। मुझको देखकर उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने हम दोनों का टिकट लिया और ट्रेन में सवार हो गए। वो मुझे लाहौर ले गया और हम एक होटल में रहने लगे। कुछ दिन वहां रहने के बाद उसने कहा कि यहाँ मेरे दोस्त का घर है, वहां चलते हैं। अंजाम से बेखबर मैं हाँ मिलाती गई। हम जितने दिन इकट्ठे रहे, मैं इसरार करती रही कि जल्द मुझसे निकाह कर लो, हम कब तक इस तरह रहेंगे। वो यही कहता था, अभी घर से निकलना ठीक नहीं है वरना धर लिए जाएंगे।
दरअसल उसने मुझको अपनी वफा का इस कदर यकीन दिलाया था कि मैं उसकी हर बात मान जाती थी। एक रोज साजिद बाहर गया हुआ था कि उसका दोस्त आ गया, जिसके मकान में हम लोग क़याम पज़ीर थे। उसको मुझसे बात करने का मौका मिल गया। उसने कहा कि निगहत, शायद तुमको इल्म नहीं है कि साजिद पहले से शादीशुदा है और इसके 2 बच्चे भी हैं जिनसे वो बहुत मोहब्बत करता है। लिहाजा इसका तुम्हारे साथ निकाह करने का कोई इरादा नहीं। इससे वफा की उम्मीद न रखना। यह सुनकर जैसे मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। मैं रोने लगी। उसी वक्त साजिद आ गया। मुझे रोते देखकर कहने लगा, शायद तुमको हकीकत का इल्म हो चुका है। कासिम ने यही कहा होगा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था, तभी घर से भाग आने पर मजबूर किया और तुम मेरे झांसे में आकर सब कुछ छोड़ चली आई। वो कब से मुझको कह रहा था कि तुमको हकीकत बतानी चाहिए। शायद तुम उसको पसंद आ गई हो, लिहाजा मैंने ये फैसला किया है कि तुमको उसी को बख्श दूं। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। सोचा भी ना था ये इतना खबीस इंसान हो सकता है। तुम अंदाजा नहीं कर सकती मुझको कितना दुख हुआ। उसने मेरी जिंदगी के साथ इतना बड़ा मजाक किया कि क़यामत तक माफ नहीं करूंगी। दोस्त, तुम ठीक कहती थी कि मैं बहुत सादी सी लड़की हूं। बिलाशुबा उसने मुझको पागल बनाया। कुछ दिन बसर किए और फिर मुझसे छुटकारा हासिल करने की सोची। मेरी जिंदगी बर्बाद कर डाली। उस रोज वो मसनूई गुस्सा करते हुए निकल गया और फिर नहीं आया। मैं रो रो कर उसका इंतजार करती रही। कासिम सुबह शाम मुझे खाना देता और समझाता था कि रोने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि साजिद नहीं आएगा, वो दुबई चला गया है, तुमको मुझे सौंप गया है। उसने दुबई से मुझे फ़ोन किया था कि इससे कहो कि वो घर चली जाए। वालदैन जैसे भी हों औलाद को माफ़ कर देते हैं। मैं तो उसी लम्हे मर गई थी जब साजिद मुझे छोड़कर चला गया था। जो मैंने सोचा न था वो मेरे साथ हो गया। 2 वक्त की रोटी और पनाह की खातिर अब मैं उसके दोस्त के साथ बगैर निकाह के रहने पर मजबूर थी। मेरी रूह जिस्म में न थी। मैं एक जिंदा लाश की तरह थी। शिकवा किससे करती? अपनी बर्बादी की मैं खुद जिम्मेदार थी। साजिद के बारे में कासिम ने बता दिया कि वो ऐसे ही लड़कियों को बहलाकर उनको घर से बेघर करता है और फिर जब दिल भर जाता है तो छोड़कर चला जाता है। मैं उसका चौथा शिकार थी। अब जब कासिम आता मैं ज़ारों के तार रोने लगती थी, जिस वजह से वो परेशान हो जाता। एक दिन उसको मुझ पर रहम आ गया। बोला, अगर तुम इसलिए रोती हो कि मैं आ जाता हूं तो यकीन करो कि आइंदा मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा, और अगर तुम कहती हो कि मैं तुम्हारे साथ निकाह कर लूं तो वो भी कर लेता हूं, क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो। बेशक साजिद बुरा इंसान है और मेरा दोस्त है, मगर मैं इतना बुरा नहीं हूं। अगर मैंने तुम्हारा साथ छोड़ा तो मुझे यकीन है कि तुम किसी और ज़्यादा बुरे आदमी के हाथ लगोगी और हो सकता है कि और ज़्यादा बर्बाद हो जाओ। मुझे अंदाज़ा है कि तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ है, मगर तुम खुद भी इसके ज़िम्मेदार हो। तुमने घर से भागकर बहुत बड़ी गलती की कि तुमको अपने वालिदैन के बारे में सोचना चाहिए था। उसकी बातों से मुझे लगता था कि वो वाकई मुझे बर्बादी से बचाना चाहता है। मैंने अपनी गलती की बहुत बड़ी सज़ा झेल ली थी। वापस लौट कर जा नहीं सकती थी, किस मुंह से जाती। कासिम को दिल से कबूल कर लिया और एक दिन उसके साथ कोर्ट जाकर निकाह कर लिया। ये मकान उसका अपना नहीं था, बल्कि उसकी बीवी के नाम पर था और मुद्दत से खाली पड़ा था, क्योंकि ये लोग एक दूसरे मकान में रहते थे। एक रोज़ जाने कैसे उसकी बीवी का भाई आ गया और मुझे देखा तो परेशान हो गया। पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों रह रही हो? मैंने बताया कि कासिम की बीवी हूँ और ये मेरा घर है, इसलिए यहाँ रह रही हूँ। ये सुनकर वो कुछ कहे बिना चला गया। उसने जाकर अपनी बहन को बताया। वहाँ क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन कासिम उसके बाद नहीं आया। अलबत्ता उसकी बीवी के 6 जवान तगड़े भाई आए और उन्होंने मुझे मकान खाली करने का हुक्म दिया। वो डंडा लेकर आए थे और मेरा सर फाड़ने पर आमादा थे। अब तो ऐसी सिचुएशन थी कि जीती थी ना मरती थी। मैंने इल्तिजा की कि आप मुझे मार डालें, मैं आपसे अपनी ज़िंदगी की भीख नहीं मांगूंगी, मगर मुझे यहाँ से मत निकालें। वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने मुझे खड़े खड़े निकाल दिया और मकान को ताला लगा दिया। ये क़यामत का दिन था। रात सर पर आ गई थी। मैं कहाँ जाती? कासिम का कुछ पता ना था। उसको कहाँ ढूंढती? उसका फ़ोन भी बंद था। मकान आबादी से कुछ दूर था, लेकिन करीब एक मकान था। मैंने उसका दरवाज़ा खटखटाया। एक औरत ने दरवाज़ा खोला। ये उधेड़ उम्र की औरत थी। मेरी हालत जार देखकर वो घबरा गई। पूछा, क्या बात है? कौन हो? क्या चाहिए? मैंने सामने इशारा किया। उस मकान में रहती हूँ और कासिम की बीवी हूँ,
ज़रा देर को सामने दुकान तक गई थी। उन्होंने नाराज़ होकर ताला लगा दिया कि मैंने बगैर उनकी इजाज़त के कदम बाहर क्यों निकाला। वो यकीनन थोड़ी देर बाद लौट आएंगे, जो ही उनका गुस्सा ठंडा होगा। यह औरत जिसका नाम सकीना था, कासिम के नाम से वाकिफ़ थी। बहरहाल थोड़ी देर सोचने के बाद उसने मुझे घर के अंदर आने दिया, एक कमरे में बिठाया, पानी पिलाया और तसल्ली दी कि फ़िक्र मत करो, मेरा शौहर काम से दूसरे शहर गया है, वो आ जाए तो हम कासिम को समझा लेंगे कि वो ऐसा ना करे। रात गहरी हो गई, कासिम ना आया। उस औरत ने कहा सो जाओ, शायद वो सुबह तक आ जाए। लेकिन अब वो कुछ मशकूक हो चली थी, क्योंकि कोई शख्स कितना नाराज़ हो यूं बीवी को निकाल कर घर को ताला नहीं लगाता। उसने इसरार शुरू कर दिया कि असल बात बताओ। सुबह तक मैंने कुछ नहीं बताया, इस उम्मीद पर शायद कासिम लौट आए। अगले दिन उसका शौहर आ गया, तब मुझे तमाम अहवाल बताना पड़ा। मैं चाहती थी कि पड़ोसी उसको तलाश करके ले आए, मगर उसने कहा बीबी मुझे नहीं मालूम कासिम कहाँ रहता है। अब मैं सिवाय इसके तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर सकता कि तुम जहाँ कहो वहाँ छोड़ आऊँ। चाहो तो कुछ दिन रहकर कासिम का इंतज़ार कर सकती हो। यह सुनकर मैंने शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं कुछ दिन यहाँ रहकर कासिम का इंतज़ार करूँगी। उस शख्स ने बीवी को सख्ती से हिदायत की कि अगर कासिम की पहली बीवी के भाई या रिश्तेदार आए तो इस खातून के बारे में उनको इल्म ना हो कि ये हमारे घर पर है, वरना हम लोग फंस जाएंगे। मैंने उस औरत को मुसीबत ज़दा जानकर पनाह दी है, चंद दिन के लिए तरस खाया है, बस हमारी अखलाकी जिम्मेदारी यहाँ तक ही है। 15 दिन भी गुजर गए, कासिम ना लौटा। तब वो औरत बोली कि मेरे शौहर ने कहा है कि अब अपने वालिदैन के पास चली जाओ, क्योंकि इससे अच्छा घर एक बेटी के लिए कोई और नहीं होता। वो तुम्हें टिकट दिलवा देंगे और कुछ रकम भी हम दे देंगे। सिवाय इसके और क्या चारा रहा था कि मैं तुम्हारे पास आ जाती। लिहाजा उन्होंने रेल पर सवार करा दिया और मैं सीधे यहाँ आ गई। अंबर, तुम मुझे सहारा दो, तुम मुझ भटकी हुई को अपना लो। बेशक मैं बुरी हूँ, मगर हर हालत में मुझे तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। मैंने सोचा कि एक बार मैंने बेरुखी करके उसको खो दिया था, दूसरी मर्तबा सहारा ना दिया तो ये जिंदा नहीं रह पाएगी। मैंने अपनी कुर्सी पर से उठकर उसे गले लगा लिया और तसल्ली दी कि तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हारी अम्मी हयात है, मगर तुम्हारे अब्बू का उसी वक्त इंतकाल हो गया था जब उन्होंने तुम्हारे भागने की खबर सुनी थी। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। वो रोने लगी, उसको चुप कराया, कुछ खिलाया पिलाया और घर ले आई। फिर मैं और अम्मी उसको साथ लेकर उसकी अम्मी के पास गए। वो अपनी माँ के कदमों में गिर गई, माफ़ी मांगने लगी। उसकी माँ ने उसको गले से लगा लिया, दोनों खूब जी भरकर रोई। माँ चाहे कितनी संग दिल हो, मगर अपनी औलाद के लिए उसका दिल मोम होता है। यूं निगत को माँ के कहने पर बादल नखास्ता भाइयों ने कबूल कर लिया और उसे नई जिंदगी मिली। कुछ दिन अफसुर्दा रही, मगर मैं वक्तन फ़ौक्तन उससे मिलती थी, उसको ढारस देती थी। वो अक्सर मेरे पास ऑफिस भी आ जाती और मुझे काम करता हुआ देखकर उसके दिल में भी शौक़ पैदा हुआ कि दोबारा पढ़ाई करे। उसने हिम्मत की और फिर लॉ कॉलेज में दाखिला ले लिया। जब दिल लगाकर कोई काम किया जाए, अल्लाह की मर्जी शामिल हो, तो आदमी कामयाब हो जाता है। वो भी कामयाब हो गई। फिर बतौर जूनियर वकील मेरे पास प्रैक्टिस करने लगी। आज वो कामयाब और एक अच्छी वकील है, मगर उसने अपना मुकदमा नहीं लड़ा। कासिम ने राब्ता किया और नौस ने फिर उसको ढूंढने की कोशिश की। वो कहती थी कासिम बुरा आदमी ना था। उसने मुझे सहारा देने की कोशिश की और बाअमरे मजबूरी मेरे साथ निकाह कर लिया कि मज़ीद रुलने से बची रहूं, लेकिन वह बाद में मजबूर हो गया। उसकी बीवी थी, ससुर और साले बाअसर लोग थे। वो बाल बच्चेदार आदमी था, उससे झगड़ा मोल ना ले सका। यही वजह है कि मैंने उसको माफ़ कर दिया। मेरी दोस्त ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके फिर से उसको संवार लिया है और वो ऐसी औरतों के लिए जी रही है जिनके साथ ज़माना ज़्यादती करता है और वो उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए कोशां रहती है। बेशक दोस्तों, गलत कदम उठाने से रुसवाई ही होती है। तमाम लड़कियां उससे सबक सीखें और लड़के भी खुदारा किसी की ज़िंदगी के साथ ना खेलें, क्योंकि साजिद को भी इस दुनिया में सज़ा मिली कि उस पर फालिज का अटैक हुआ और वो माजूर हो गया। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।